हेलो स्टूडेंट्स, अनु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की इससे पहले क्लास आप पढ़ चुके हैं, उसी के आगे का ही है। पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। आज ये आपको पूरी फुल वीडियो मिलने वाली है, इसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराएंगे। तो इसको आप लोग क्लास बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेटा हम लोगों ने देख लिया था आयनिक फॉर्मेशन से। उसके आगे देखते हैं अकरेंस ऑफ द मेटल्स। देखिए, ठीक है, मेटल्स कहाँ कहाँ पे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, उसमें कैसे मिलता है हमें, कहाँ से मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ से ओर्स मिलते हैं, और इसके कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे प्योरिफिकेशन होता है, वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये किस फॉर्म में मेटल है। देखो, जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमें बहुत कुछ देती है, ठीक है। तो जो हमें पढ़ना है, हम इससे उसके ही रिलेवेंट यहाँ पे देखेंगे। अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ क्रस्ट पता है ना, अर्थ की 3 लेयर होती है, उसी में से क्रस्ट में जो रहता है बहुत सारे सोर्स ऑफ मेटल रहते हैं। मतलब जो भी हमें सिल्वर गोल्ड है सब हमें अर्थ से ही मिलता है, ठीक है। अब जो ये तो अर्थ से हो गया कि हमें मिल कहाँ से है, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ वाटर अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है। अब देखिए, सी वाटर भी हमें काफी चीजें देते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि जो सी वाटर रहता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट सॉल्युबल रहते हैं। एक तो पता ही है, सोडियम क्लोराइड NaCl, बाकी देखिए मैग्नीशियम भी इसमें, क्लोरीन भी, बहुत सारे ऐसे करके हैं। तो ये आपके सी वाटर में, तो आपको देखो जहां पे अकरेंस ऑफ मेटल्स की कहाँ हो रही है, अर्थ से। अर्थ क्रस्ट मेजर ऑफ सोर्स ऑफ मेटल्स, और सी वाटर में कंटेन करता है सॉल्युबल सॉल्ट लाइक जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इटिसन। आप बात करते हैं मिनरल्स। कई बार क्या पता होता है, अगर बच्चों से पूछो व्हाट इज मिनरल, तो वो मिनरल्स के नेम बताने लगते हैं, पर ये नहीं बता पाते हैं, डिफिनेशन नहीं कुछ बच्चे बता पाते कि व्हाट इज मिनरल्स। तो मैंने यहाँ पे बहुत इजी फॉर्म में, इजी वे में लिख दी है। अगर आपसे 1 मार्क्स में कभी पूछ लेता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन, डिफाइन मिनरल्स या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स में, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। 1 मार्क्स के कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज मिनरल्स। देखो बेटा, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स ऐसे लिखना है, दोज एलिमेंट्स, यानी कि द एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड। एनिमल्स जो मिनरल्स होते हैं एलिमेंट में हो सकते हैं, और किसी के साथ एलिमेंट्स कंबाइन करा के कंपाउंड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर आ मिनरल्स, यानी कि जो नेचुरली रहते हैं, ठीक है, जिस फॉर्म में मतलब अर्थ में प्रेजेंट है उसी फॉर्म में वो हमें दिखते हैं, तो उनको बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब आता है ओर्स। ओर्स बेटा क्या रहता है, ये मिनरल्स फ्रॉम से, जो हम मिनरल से ही हम मेटल्स को जब प्रॉफिटली ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉपर रहता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रहता है, क्यूप्रस के फॉर्म में रहता है, तो उससे हम कॉपर निकालते हैं। तो वो क्या होता है, जो क्यूप्रस में रहता है, जैसे एल्युमिनियम लेते हैं तो हम बॉक्साइड से लेते हैं, उसका वो ओर रहता है, तो उससे निकालने का जो प्रोसेस होता है, तो जिस फॉर्म में मिलता है वो होता है ओर्स आपका। तो दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिटली और द कॉल्ड ओर्स, ठीक है। अब आते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स बेटा, तो ये एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, और से हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस, अगर आपसे पूछा एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, यहां से क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग, क्या कर रहे हैं ऑब्टेन, हम प्योर मेटल ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम इट्स ओर, इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। फिर से एक बात देख लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है बेटा, याद रखना ये प्रोसेस है किस चीज का, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल, कहां से, फ्रॉम इट्स ओर, इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जस्ट लाइक ऐसे गोल्ड सिल्वर जो है बेटा, ये आपके फ्री स्टेट में है, और ये आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई थी, हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट्स हैं आपके, उसमें से ये फ्री स्टेट में रहते हैं, ली स्टेट यानी कि रिएक्टिविटी इनकी सबसे कम है। उसी जगह देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये क्या है, फ्री स्टेट में नहीं है, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रहते हैं। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं। अगर आप यहाँ से देखिए, क्वेश्चन आपका रिवीजन और भी हो जा रहा है कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये वाली भी आपकी सीरीज मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, केदारनाथ का महंगा आलू, उससे भी आप इस चीज को देख सकते हैं। सीक्वेंस में ये, तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन है, आपका रिवीजन भी हो गया। अब इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, हमने क्या किया है, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। मेटल्स जो रिएक्टिविटी, जिनकी लो रिएक्टिविटी है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जिनकी लेस है, और मीडियम्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। आई होप ये इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद ये मांगे ये वाला फिर से देख लीजिए। देखिए, रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, मेटल्स ऑफ द लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी, और मीडियम मेटल्स ऑफ द
हाई रिएक्टिविटी। इतना आप लोगों को कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ये पूरा ही रिवीजन है आपके, आप एक वीडियोस में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। अब देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन को समझने के लिए इजी वे में समझने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन होके आ जाए। ये चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और ये अपनी जो भी शॉर्ट्स नोट एग्जाम के रिलेवेंट बनाया हो उसमें इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि ये समझ में आपको आ जाए। अब देखिए और को हमने यहाँ पे जैसे डिवाइड किया था, मेटल्स ऑफ द लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कर लिया। देखिए मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी में क्या कैसे हम इसको प्योरीफाई करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा के या फिर प्योर मेटल हमें मिल जाएगा वहां से, ठीक है। पहले हम मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस कब है, मॉल्टन यानी कि वो लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है। पिघले हुए मॉल्टन मतलब क्या होता है, पिघला हुआ होना, ठीक है। और ये प्योर स्टेट तो हमें मिल जाएगा ऐसे कर। अब मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी में देखिए कौन कौन से ओर्स आएंगे, जितने भी कार्बोनेट और सल्फाइड होंगे वो मीडियम ऑफ द मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में आएंगे। और जब हम कार्बोनेट को रिमूव करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। और आपसे बहुत बार पूछा गया कि व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज रोस्टिंग, तो आपको क्या पता नहीं क्या क्या बना के लिख के आते हो रोस्टिंग में, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसा लिख के आते हैं कि डिस्कस करने लग जाओगे तो फिर आप का टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, तो डिस्कस नहीं करते। ये देखते हैं कैल्सिनेट, तो कार्बोनेट को जब हम रिमूव करते, जब हम कार्बोनेट की जो प्योरिफिकेशन करते हैं उसको रिमूव करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका कैल्सिनेशन, और सल्फाइड वाला कहलाता है आपका रोस्टिंग। ये चीजें याद कर लेनी है। और फिर कैल्सिनेशन के बाद हम ऑक्साइड ऑफ मेटल करते हैं, फिर रिडक्शन मेटल, हमें प्यूरिफिकेशन मेटल। ये प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस से आप कर पाओगे। तो कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इस क्लास में एक एक करके देखेंगे। सल्फाइड रोड में क्या होता है, अगर सल्फाइड रहते हैं तो हम वापस से रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग में हमें मेटल मिलता है, मेटल्स को रिफाइन करते हैं, तब वो मेटल्स हमें प्योर फॉर्म में मिल पाता है, ठीक है। तो ये आपको चार्ट करने से बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि कैल्सिनेशन कब होता है, रोस्टिंग कब होता है, रोस्टिंग के बाद हमें मेटल्स कैसे मिलता है। तो ये आपके प्रोसेस है जो आपको इस चैप्टर में करने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इनरिचमेंट ऑफ द ओर्स। अब देखिए क्या होता है कि कुछ इंप्योरिटीज जैसे लाइक सैंड है अनडिजायरेबल, यानी जिनको हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो मेटल्स में मिली होती हैं, ठीक है, मिक्स होती हैं। द अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज लाइक क्या, सॉइल, सैंड फाउंड इन द ओर आर कॉल्ड गैंग या फिर मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछा था व्हाट इज मैट्रिक या फिर गैंग, तो आपको यही लिखना है कि अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज जैसे सैंड है, सॉइल है, ठीक है। तो ये जो भी है इसकी वजह से जो इन्हीं इंप्योरिटीज को ही बोलते हैं हम गैंग या फिर मैट्रिक्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को निकालना है, मतलब ये जो ओर्स में मिली होती है इन्हीं गैंग इंप्योरिटीज को निकालना, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, इनरिचमेंट ओर कहलाता। रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर इज कॉल्ड अ इनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या, द प्रोसेस ऑफ यूज फॉर द रिमूविंग गैंग। इन्हीं चीज को एक के बाद एक मतलब निकालना, क्योंकि किसमें फिजिकल इंप्योरिटीज होती है, किसी में केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग इनको हम कर लेते हैं और यूज करते हैं हम इन इंप्योरिटीज को निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स। तो अभी हम देखते हैं कि इनको हम कैसे अलग अलग टेक्निक से कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करना है, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करना है, तो इन सब प्रोसेस को हम देखते हैं। बेटा अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसमें देखेंगे हम जो हमारी बॉटम में मतलब लोअर एक्टिविटी वाली रहती है बॉटम में, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा सिनेबार। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसका फॉर्मूला है HgS, ठीक है। HgS से क्या होता है बेटा, मरकरी, एंड ये S से सल्फाइड, इसी का कॉम्बिनेशन जो रहता है आपका इसको बोलते हैं सिनेबार, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इट इज द वन ओर, या ठीक है, एक और होता है किसका, मरकरी का, इसे हमें मरकरी मिलती है। मरकरी इट मीन्स था बेटा जो पारा इसको बोलते हैं, ठीक है, मरकरी। जब हम इसको हीट करते हैं, व्हेन हीटेड इन द एयर इट फर्स्ट चेंज, पहले किस में चेंज होगी, मेटल ऑक्साइड में चेंज होगी, फिर रिड्यूस करेंगे हम मरकरी मेटल को, ठीक है। वापस हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगी इसकी, ठीक है, तब हमें मिलेगा। तो इन्हीं दोनों प्रोसेस को देखो रिएक्शन में समझते हैं। हमने ले लिया HgS ले लिया जो इसको सिनेबा बोलते हैं, और ये स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। अब इसको हम पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एयर, इसको हम हीट कराएंगे। हीट कराने में क्या हो जाएगा बेटा, देखिए हीट हुआ, सल्फर यहां से रिड्यूस हो गया, अब क्या आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, ये मरकरी ऑक्साइड जो लिखा हुआ था कि फर्स्ट चेंज करेगा इनटू
ऑक्साइड में, तो बेटा ये ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ये वापस निकल गया। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसकी ये जो आपको मिलेगी इनमें जो इम्प्योरिटीज मिलेगी वो आपकी सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट का फॉर्म में, इन फॉर्म में मिलेगी। तो इनको जो प्रोसेस होगा अलग अलग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिले। अगेन इसको क्या करना है, एंड देन रिड्यूस द मरकरी मेटल ऑक्साइड। फिर वापस से हम इसे हीट करेंगे तो हमें मरकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, मरकरी ऑक्साइड है। मरकरी ऑक्साइड हमने लिया, वापस इसको हीट करा, ये हमें क्या मिल गया, मरकरी। आपको पता है मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और ये आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको देखनी है। अब नेक्स्ट कॉपर ग्लेंस। तो Cu2 कॉपर के 2 मोल और ये आपका सल्फर। इसको क्या कैसे मिलता है ये, तो व्हेन इट हीटेड इन द एयर, जब हम इसको एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो रहा था, लेकिन ये क्या होगा, पार्सली ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि थोड़ा सा कम होगा, कंप्लीटली नहीं होगा। और फिर जो ऑक्सीडाइज जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, मतलब ऑक्साइड होकर जो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, रिएक्ट कराएंगे उसको हम रिमेनिंग ग्लैंड जो बचा हुआ होगा, तो हमें वहां से वो कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपकी 2 स्टेप में हो रही है, डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहा है। पहले हम मेटल को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सल्फर निकल जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जा रहा है, फिर वापस से हीट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कॉपर ले लिया। अब देखिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया, लिख सकते हैं यहाँ पे आप कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये आपका सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, वापस हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, ये आपका कॉपर सल्फाइड है, इसको हीट कराया, ये आपके क्या मिल गया बेटा, रिएक्शन जरूर बैलेंस करके आना। ठीक है, अब देखिए कैसे यहाँ पे 6 कॉपर कैसे आ गए, देखिए 2 2 जा 4 कॉपर यहाँ पे हो गए, और Cu2 ये 4 और 2 6, तो 6 कॉपर। अब वहां पे आप 2 2 लिख के आएंगे तो या 4 कॉपर लिखे, तो ये याद करिए कितने आप मोल रहे, कितना आपको वहां पे बैलेंस जरूर करके आने हैं। ठीक है, एटम पर जरूर बैलेंस कर लीजिएगा आपके कितने लिए गए। यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ 2 2 जा 4 और 2। ठीक है, सल्फर को चेक करें, सल्फर सिंगल है, यहाँ पे सिंगल, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बच रही है, यहाँ पे भी 2 है। अब ये मैं बिल्कुल बैलेंस करके रिएक्शन आइएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये तो हमने देख लिया जो बॉटम पे रहती है, उसके लिए जो लो रिएक्टिविटी सीरीज रहती है वो उसको देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज जो रहती है। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर से प्रेजेंट। इसमें जो सल्फाइड और कार्बोनेट रहता है इसको कैसे हम हटाएंगे, ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे वो चीजें देखेंगे। तो आप पहले देख लीजिए प्रोसेस क्या होता है। 2 प्रोसेस मैंने पहले बताया था आपको, कैल्सिनेशन बताया था, ठीक है, और रोस्टिंग बताया था। इन्हीं को देखते ये होते क्या, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज कैल्सिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि होता ही क्या है। ठीक है, तो सल्फाइड जो है कन्वर्ट करता है ऑक्साइड, उसको बोलते हैं रोस्टिंग, सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड से याद रखेंगे आप, SR याद कर लीजिएगा, S फॉर सल्फाइड, R फॉर रोस्टिंग। कैल्सिनेशन वाला देखिए CC से याद रहेगा कि कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स जब कन्वर्ट करेगा ऑक्साइड में तो वो कैल्सिनेशन हो जाएगा। तो आपको याद कर लोगे, एक कार्बोनेट्स वाला कैल्सिनेशन, C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट, और SR का याद कर लीजिएगा आप, एक का अपोजिट याद रख लीजिएगा। और एक दोनों ही एक दूसरे से रिलेटिव भी हैं। ठीक है, थोड़े से चेंजेस है, पहले एक देखेंगे उसके बाद हम, ठीक है, रोस्टिंग। अब देखिए रोस्टिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस विच आ सल्फाइड ओर इज हीटेड। हम इसको क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर है उसको हम क्या करते हैं, हीटेड करते हैं। तो इट्स मेल्टिंग, इसके जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, किसके एक्सेस में, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, कन्वर्ट करेगा किसमें, मेटल ऑक्साइड में। यही आपका बेटा इतना रोस्टिंग होता है, और आपको एग्जाम में नहीं आता है तो आप छोड़कर आ जाते हो, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें इसमें से नहीं पढ़ते हो। ठीक है, कितना इजी, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन विच अ सल्फाइड और इज रिड्यूस्ड, में हम एक सल्फाइड और को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और वो क्या बन जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। रिएक्शन देख लीजिए, देखिए आपने जिंक सल्फाइड लिया, सल्फाइड इसमें प्रेजेंट है,
ठीक है, रोस्टिंग में मैंने क्या सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। रिएक्शन देख ली, देखिए यहाँ आपने जिंक सल्फाइड लिया, सल्फाइड इसमें प्रेजेंट है, तो इसको क्या रोस्टिंग देख ले, तो जिंक सल्फेट लाइट ले लिया, मैंने भी क्या बताया कि सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड रोस्टिंग, इसी को ऑक्साइड मतलब सल्फाइड इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, और उसमें हम उस एलिमेंट को क्या करते हैं, हम रोस्टिंग कराते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है कि कहाँ रोस्टिंग में हीट करा रहे हैं। तो जिंक सल्फाइड लिया हमने, और देखिए एक तरह से देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट रहता था वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। देखिए यहाँ पे सल्फर रिप्लेस कर दे रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन आके, तो ये क्या बन जा रहा है, ऑक्साइड बन जा रहा है। नया कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस देख रहे हैं, और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकल के आगे जिनको, इसी प्रोसेस को बेटा बोलते हैं रोस्टिंग। अब हम आते हैं कैल्सिलेशन में। कैल्सिलेशन सेम इसी के ही तरह से डिफ्यूजन लिखनी है, बस थोड़े से चेंजेस लिखने हैं, वो देख लीजिएगा। कैल्सिनेशन है तो कार्बोनेट प्रेजेंस होगा, तो लिखेंगे इट इज द प्रोसेस इन विच आ कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट और होगा, इसको हीट कराएंगे मेल्टिंग पॉइंट में, यहां तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्रेजेंस ऑफ एयर, और यहाँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। ठीक है, वो वहां पे एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर था किसमें, रोस्टिंग वाले में, और इस वाले में कैल्सिनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर। इतना बस याद रखना, एक डिफिनेशन से आपके दो क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट ले लिया, जिंक कार्बोनेट तो आपको याद रहना चाहिए कि CO3 कार्बोनेट होता है, जिंक के साथ लगा तो जिंक कार्बोनेट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एयर हमें नहीं चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए, तो हमने क्या कहा, इसको डायरेक्टली हीट करा दिया, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में, और ये आपका कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकल गई। इतना प्रोसेस, इतना सिंपल है कैल्सिलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स तो आप बिल्कुल एग्जाम के पहले बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बार बार लिख के कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस याद रखना है। और रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, और अब हम क्या करेंगे, जो ऑक्साइड के शुद्धियां होंगी, ऑक्साइड अगर होगी उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड और इनटू द किसमें, मेटल। लेकिन बेटा इसमें क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए हमें कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं कार्बन, जो कि किस फॉर्म में, कोक के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ कोक। तो जिंक ऑक्साइड हमने ले लिया, क्योंकि हमें ऑक्साइड ही रिमूव करना है। ठीक है, कार्बन कोक ले लिया, ताकि ये इसमें इसको ये हमने यहाँ पे जो कार्बन लिया है इसको रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में लिया। ठीक है, कोक, जो ये कोक है ये रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में लिया, ताकि इसको रिड्यूस कर सके। देखिए वापस से हमको क्या मिल गया, यहाँ पे जिंक मिल गया। ये आपका CO क्या बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे, कार्बन डाइऑक्साइड में लिख दीजिएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्योंकि डाइऑक्साइड पढ़ते पढ़ते पता चला यहाँ भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें। ठीक है, तो आपको याद रखना जिंक, क्योंकि कार्बन जब सिंगल कार्बन मोनोऑक्साइड 2 होता है तो आपका क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 होता है तो कार्बोनेट बन जाता है। तो ये चीज याद रखें, CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपको देखिए क्या क्या करना है, सिनेमा, कॉपर, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन ऑक्साइड, ये इतना सिंपल है, और मैंने इसको बहुत सिंपल बना भी दिया, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हम दूसरी एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल्स की अभी हमने नहीं देखी, इसके बाद हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कौन कौन से होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारे। ठीक है, जो भी आपके सीरीज में उसमें देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्साइड बेटा होते क्या, ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट ऑफ दोज, सॉल्ट है तो यानी कि क्लोरीन जरूर मिलेगा आपको। मेटल्स लाइक क्लोरीन्स इन मोल्टन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइज, इनको क्या करते हैं, मोल्टन फॉर्म में होते हैं, इनको हम इनको उसकी जो इम्प्योरिटी उनको हटाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे मेटल डिपोजिट, अब देखिए जो मेटल है वो कहाँ डिपोजिट होगा, वो कैथोड में होगा, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। 2 इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो हमारा मेटल डिपोजिट होगा वो कहाँ होगा, वो होगा इलेक्ट्रोड या नेगेटिविटी, और क्लोरीन जो लिबरेटेड होगा वो एनोड पे होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होगा। रिएक्शन बेटा जब आपको आएगा तो ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्रोसेस लिखने पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। और ये डिटेल में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये आपका 5 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। एड देखिए कैथोड पे कौन कौन सी हो रही है आपकी, Na,
और उससे पता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो लूज करता है, ठीक है। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये रिडक्शन के प्रोसेस में होता है। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो इसलिए उस पर नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो ये आपको ऑक्सीडेशन हो गए। रिएक्शंस आप रट भी लेंगे Na+ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको लिखनी होगी। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है, Ag इसके लिए हम रिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। किस, ये सब कैसे रिफाइन करोगे, इलेक्ट्रोलिटिकली आप इसको रिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये आप एक बड़ा सा टैंक लेंगे हम, उसमें आपका माइनस यानी कि ये नेगेटिव एनोड, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैथोनेगेटिव, और ये पॉजिटिव एनोड। अगर आप पॉजिटिव में कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में लिखते समय, इतना ज्यादा हम पढ़ के जाते हैं कि भूल जाते हैं, तो अगर आपको ये याद रहना है कि पॉजिटिव कहाँ पे लिखें, तो आपको याद रखिएगा A फॉर ऐड, तो एनोड वाले में ऐड आ जाएगा, और माइनस वाला आपका कैथोड हो जाएगा। तो ये याद, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, उसको हो जाता है। तो आपको याद रखना है एनोड एडिशन, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सी कैसे याद कर लेंगे, एक पॉजिटिव विद नेगेटिव होगा, या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि सी फॉर कैंसिल, कैंसिल में क्या करते हैं, माइनस सी करते हैं, तभी उसकी वैल्यू कम होती है, वरना पे एनोड वाला ही याद रखिएगा, सबसे इजी है। अब हमने 2 रॉड ले ली, ठीक है, इन्हीं रॉड पे आपका प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज का रहेगा, ठीक। जैसे जैसे प्रोसेस पढ़ेंगे आपके यहाँ पे डायग्राम से जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए जो सॉल्यूशन है एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, कौन से, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये टैंक है। और ये जो है ना, ये इम्प्योरिटीज यहाँ पे जितनी भी आपकी जो थी, ये एनोड मड के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठी हो गई, ठीक है, कलेक्ट हो गई है। और ये अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 से 3 बार में, ताकि कोई भी चीज आपकी छूट ना पाए। अब देखिए इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। अब प्रोसेस में जो लिखा है वही पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत चीजें आपको बस इसमें ऐड ऑन करानी है, बाकी आपका बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, जो क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, देखते हाय इतना बड़ा डायग्राम, रिएक्शन है, ये भी कुछ नहीं। तो रिएक्शंस आपकी 2 छोटी छोटी रिएक्शंस हो गई है, और एनोड और कैथोड समझ लेना है, डायग्राम करना की प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं हम प्रोसेस, देखते हैं क्या है। अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, कैसा लेंगे, थिक ब्लॉक इम्प्योर मेटल लेंगे, यूज्ड एज एनोड, ठीक है, यहाँ पे एनोड पे यूज कराएंगे। एंड अ थिन टाइप ऑफ द प्योर मेटल यूज रहता है कैथोड, कैथोड पे कैसा मेटल रहेगा आपका, प्योर। और सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, यानी मेटल सॉल्ट, यानी हमने यहाँ पे सोल्यूशन क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का लिया है, ठीक है। टू बी रिफाइंड इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट, हम इस तरह के सोल्यूशन किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम यहाँ पे करंट पास कराएंगे। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जैसे ही हम कराएंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड मेटल्स आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, जो मेटल्स होंगे, मेटल्स आयंस होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस एज मेटल विच गेट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और वो क्या हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट, और इतना ही अमाउंट प्योर मेटल फ्रॉम कहाँ पे एनोड हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, एनोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मेटल इन आयन एंड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और यही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, फॉर्म इज गोज कैथोड, और किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे, ठीक है। दिस साइकिल, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक जो भी होल अमाउंट ऑफ मेटल है आयन का, वो इम्प्योर ब्लॉक में डिसॉल्व ना हो जाए, और ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और जो इसकी इम्प्योरिटीज है, देखिए एनोड के बिलो होगी सेटल, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे मत बना देना कि चलो इम्प्योरिटीज है तो यहाँ बना दो, यहाँ वैसा नहीं बनाना, आपको एनोड के नीचे ही बनानी है, ठीक है। इम्प्योरिटीज सेटल डाउन बिलो एनोड एंड आर, इसी को क्या बोलते हैं हम, एनोड मड। ये इम्प्योरिटीज जो होती हैं ये आपकी, इनको कैसे जानते हैं, एनोड मड के। द इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्यूशन आर एसिडिफाइड सॉल्यूशन, और जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ले रहे हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज द प्योर डिपॉजिट इन द कैथोड पे वो डिपॉजिट हो जाता है। बस इतना ही प्रोसेस था, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप वहाँ एग्जाम में डायग्राम बना के लिख लेंगे। अगर छोटी बहुत मिस्टेक हो जाएगी तो एग्जामिनर वहाँ इतना पढ़ने वाला नहीं है, बस नीट एंड क्लीन लिखिएगा, राइटिंग अपनी अच्छी रखिएगा, ठीक है। अब इसका बस 2 टॉपिक बचे, कोरोजन, उसको ही पढ़ लेते हैं, और अलॉय, इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसको रिविजन करने में आपको सिर्फ 40 मिनट्स लगेंगे, और आपका पूरा
अच्छा टॉपिक है, मतलब आप जैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में यहीं से ज्यादा पूछा जाता है। इस ये चैप्टर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डोंट इग्नोर इट। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो से इसको नहीं नोट्स मत बनाइए, टाइम वेस्ट मत कर, सिर्फ इसको वीडियो से आप लोग देख लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्रोजन क्या होता है पहले भी पढ़ चुके हैं क्रोजन को, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेलिंग में दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। क्रोजन इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे मेटल्स, मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्या करता है, जो मेटल्स हैं उसको थोड़ा सा हीट अप करता है। ठीक है, इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड एयर एंड मॉइस्चर। जहाँ पे एटमॉस्फेयर यानी कि जहाँ पे थोड़ी सी नमी होगी वहां पे ये क्रोजन जरूर होता है। ठीक है, होता क्या क्या एग्जाम्पल में देख लीजिए कौन सी मतलब स्टेजेस होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रांजिशिंग ऑफ द सिल्वर, ठीक है, ट्रांसाइन, और ग्रीन कोटिंग ऑफ ओवर कॉपर पे देखा, जो कॉपर के जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उस पर देखिएगा कॉपर मेटल्स में ग्रीन ग्रीन जैसा लग जाता है। ठीक है, आयरन वाले में ब्राउन। प्रिवेंशन ऑफ, अब देखिए क्रोजन से बचा कैसे सकते हैं। इट इज प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइजेशन, मेकिंग अलॉयज, पेंटिंग एंड ग्रीजिंग और ऑयलिंग, टिन प्लेटिंग क्रोमियम प्लेटिंग जिसे बोलते हैं बच्चा। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं जिसमें हम गैल्वेनाइजेशन में, अगर आपको 3 मार्क्स मिलता है तो फिर आपको इतनी डिटेलिंग में इसको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, लैटिन यूनिवर्स। अब देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द कोटिंग ऑफ आयरन, ये एक प्रोसेस है जिसमें कोट करते हैं आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, थिन लेयर ऑफ द किसकी, जिंक की थिन लेयर ऑफ कोटिंग कराना किसके ऊपर, आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट पे, उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। तो याद रखेंगे द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील। ठीक है, याद कर लीजिए द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ द जिंक इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। फिर से रिपीट करिए, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग तक याद हो गया। किसकी कोटिंग करनी है, किस पे करनी है, आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट पे। किसकी करनी है, विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड अ गैल्वेनाइजेशन। इट इज डन बाय द डिपिंग द ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन जिंक पे, मतलब पिघले हुए जिंक जो लिक्विड कंडीशन पे रहता है, तो उस पे हम उस पे डिप कराते हैं, तो द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग। तो इस तरह से ये रस्टिंग से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है एलॉइंग। इट इज द मेथड ऑफ द इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कराने के लिए क्या करते हैं, मिक्सिंग विद मेटल्स विद अनदर मेटल और नॉन मेटल, हम उसको दूसरे में करते हैं। जैसे कि अलॉइंग ऑफ द गोल्ड, अलॉइंग ऑफ द आयरन। अलॉइंग ऑफ गोल्ड समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है। ठीक है, वो प्योर होता है, लेकिन प्योर स्टेज में क्या होता है, बहुत वो सॉफ्ट होता है, तो उसके ज्वेलरी वगैरह मेक करने पे उतनी वो अच्छे से नहीं बन पाती, उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती है, उसको गुड क्वालिटी। इसमें क्या करते हैं, जैसे 20 हम लोग जो भी ज्वेलरी बनाते हैं तो वो हमें 22 कैरेट की मिलती है, इससे भी कम में मिलती है, तो उसमें हम 2, तो 22 कैरेट का बेटा मीन्स होता है कि 22 जो है वो गोल्ड होगा और 2 जो होगा वो आपका, इसमें हम कुछ अलॉइंग यानी कुछ मिक्सिंग करेंगे। जैसे इसमें हम कॉपर मिक्स कर लेते हैं, तो वो उसको जो सॉफ्ट गोल्ड होता है 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है उसको थोड़ा सा उसकी हार्डनेस आ जाती है और स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रांग हो जाता है, तो ज्वेलरी वगैरह उसकी जो ज्वेलरी होती है वो मेकिंग उसी की वजह से हो पाती है सही से। अब देखिए पेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, जो भी आयरन होते हैं उसमें हम वापस से पेंट कर देते हैं, पेंट कोटिंग रहती है, तो वो उसको जो मॉइस्चर में जो एयर एंड वाटर रहती है, एयर और वाटर जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जो हमारी मॉइस्चर रहती है वो उसको उससे प्रिवेंट करता है। ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, व्हेन अ ग्रीज और ऑयल इज अप्लाइड टू द सरफेस और आयरन ऑब्जेक्ट एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन द कॉन्टेक्ट। यानी कि अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, क्या कर देते हैं, ग्रीजिंग और ऑयलिंग कर देते हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है आयरन के सरफेस को, किससे करता है, एयर और मॉइस्चर से, तो उसको आने नहीं देता है एटमॉस्फेरिक, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रिवेंट करता है कोरोजन से। टिन प्लेटिंग एंड द क्रोमियम प्लेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। टिन एंड क्रोमियम मेटल जो होते हैं रेजिस्ट करते हैं कोरोजन को। सो व्हेन अ थिन लेयर ऑफ टिन मेटल डिपोजिट इन द आयरन, तो उन्होंने हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट में, आयरन स्टील ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फॉर द रस्टिंग, इसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम ये टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए अलॉय, एक बार से पूछ लिया जाएगा ना, इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में डिफाइन करा है, बस पता होना चाहिए क्या है। तो देखो एन अलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर, किसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, आप 2 और 2 मोर एलिमेंट या फिर नॉन मेटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख लिया ब्रास क्या होता है, एन अलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है, इतना समझ लीजिएगा। आई होप ये क्लासेस आपके लिए बहुत
हेल्पफुल रही होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।